बल्ले बल्ले हो गई है जी पीटीआई वालों की, वापस मिल गया उन्हें बल्ले का निशान। अच्छा नहीं हो गया वैसे, बाद में इन्होंने कहना था कि हमें बल्ले का निशान नहीं मिला, इस वजह से हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो अच्छे से कैंपेन नहीं कर सके। आपको क्या लगता है? असल में हम अगर एक पूरी यानी माजी करीब की हिस्ट्री को ज़रा अगर थोड़ा सा हम रिकॉल करें, तो जब फैसला पीटीआई के हक़ में आ जाता है तो अदलिया आज़ाद हो जाती है। जब कोई फ़ैसला उनको चुप जाता है तो फिर इस अदलिया की जो तज़लील होती है, सोशल मीडिया हो चाहे बाहर गैर ममालिक में लोग हों, वो तस्वीरें लगा लगा के वैन्स के ऊपर फिर जो जूतियाँ बरसाते हैं, वो मंजरनामा लोगों को भूला तो अभी नहीं होगा, काफ़ी देर तक रहा। वो यही सारे जज थे जो उससे पहले एक तवील अरसे तक सहूलतकारी करते रहे। मैं बड़े ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। यस, आपने ठीक कहा कि ये बल्ले का निशान अगर उनको मिल गया तो अच्छा हो गया, वरना बाद में अगर उनके रिज़ल्ट या नताइज ठीक ना आते इलेक्शन में तो उन्होंने सारा मलबा इस पर डाल देना था कि जी हमारा तो निशान ही छीन लिया था इन्होंने, इसलिए अब हम क्या करें जी। दूसरी बात यह है कि ये जजेस जो हैं, इनका भी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि ये फैसला करने में जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करते हैं। यानी वक्त जो है वो इतना लंबा लग जाता है, 3-3 साल लग जाते हैं, पेंडिंग रहती हैं पिटीशंस। उसकी वजह से भी बहुत सारी बदगुमानियां भी पैदा होती हैं और वो कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। एनीवे, हैविंग सेड दैट, जनाब बल्ले का निशान मिल जाना जो है वो बकौल अली ज़फ़र साहब के कि अब तो पीटीआई को इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकता जी। मुझे इस बात की बहुत हैरत है कि वो इस बल्ले का करेंगे क्या, मतलब वो तो इंतखाबी निशान ही है ना, कैसे और किस तरह इस्तेमाल करेंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये कि ये नतीजा कैसे अखज़ हो गया ये कि जी बस अब आपको बल्ले का निशान मिल गया तो आपने इलेक्शन जीत दिया है। मेरे ख्याल से इसके ऊपर थोड़ा सा मोहतात रवैया अख्तियार करना चाहिए, क्योंकि हम भी अपने प्रोग्राम में कई दफ़ा कह चुके हैं और एक दफ़ा फिर कहना ज़रूरी हो गया है कि भाई ये 2018 नहीं है। ग्राउंड रियलिटीज़ हैव चेंज्ड। आपके जो सहूलतकार थे उस वक्त, जिन्हें बाद में आपने मीर जाफ़र मीर सादिक फरमा दिया, वो अब नहीं है जी। इसलिए इतने बड़े बड़े दावे करने से पहले 2-3 बार सोच जरूर लें। एक बात। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब की पार्टी जो है उसने चीफ इलेक्शन कमीशन को तो बहुत इब्तदा से ही विलन बनाया हुआ है जी। वो कहते हैं हमें यकीन नहीं है। जब उन्होंने कहा कि महात्मा ने जब फरमाया कि जी इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है और हमें उनके ऊपर इत्मीनान नहीं है, तब से फिर वो लगे हुए हैं इस चीफ इलेक्शन कमीशन के पीछे से, कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। वो तो खुदा का शुक्र ये है कि उनके अंदर कुछ ज़्यादा सुराख नहीं है, मतलब है कुछ ज़्यादा उनके वीक पॉइंट्स इनके हत्थे नहीं चढ़े, वरना तो ये अब तक पता नहीं क्या कर चुके होते जी। दूसरी बात यह कि इस बल्ले के फैसले के हवाले से जो एक और मुद्दई कह लीजिए आपको, या जो फरीक थे इसमें, वो थे अकबर एस बाबर, जो कि फाउंडिंग मेंबर थे तहरीक इंसाफ के। यस एब्सोल्युटली। और आपको याद है कि वो मुद्दई हैं उसमें फॉरेन फंडिंग केस में भी किए कि उनका कहना ये था कि मैं चूँकि फाउंडिंग मेंबर हूँ, मुझे सारे फंड्स कहाँ से आते थे, कैसे आते थे, उनका पता है। तो वो भी 8 साल से हुआ, वहाँ भी वो मैंने अभी बात की थी ना कि ताख़ीर नहीं होनी चाहिए सर। उनके उस केस में भी अकबर एस बाबर के बयान बहुत अगर इन केसेस के ऊपर फैसला हो जाता तो अब तक कहानी तब्दील हो चुकी होती। एनीवे, हैविंग सेड इट, उसने कहा कि जी मेरा तो मौक़िफ़ ही नहीं सुना, ना हमें नोटिस दिया किसी ने, ना हमारा मौक़िफ़ सुना है। लेकिन बहरहाल अब जो फैसला भी हो गया है, लेकिन वो कहते हैं कि तकलीफ बात यह है कि पार्टी के ऊपर एक चंद वकला का ग्रुप जो है वो काबिज़ है। और ये उनके बयान में सदाकत इस हद तक ज़रूर है कि अब अगर आप देखिए कि चीफ स्पोक्स पर्सन कौन है, महात्मा खान साहब के, तो वो सारे वकील हैं। उनके मुकदमे तो खैर बहरहाल वकील ही लड़ रहे हैं, लेकिन ये भी इंदिया उनकी तरफ से उनको कोट करके दिया गया था कि हमारे जो उम्मीदवार होंगे इस इलेक्शन में 70 to 80% वकला होंगे जी। बिल्कुल, उसके ऊपर हम कई प्रोग्राम कर चुके हैं। हमने उसमें कहा है वकला को टिकट आप ज़रूर देने का तजुर्बा कर लीजिएगा, लेकिन इसका ये नुकसान होगा कि जो आपका पार्टी वर्कर है वो जो है फिर इलेक्शन वाले दिन आराम से बैठ जाएगा घर पे, क्योंकि वो कनेक्ट ही नहीं है उसके साथ, कैंडिडेट को जानता ही नहीं। एक वो मकामी नहीं है जी, दूसरा वो कि वो अदालतों तक केस वेस तो लड़ते रहे हैं, लेकिन उनका चूँकि कोई इंटरेक्शन नहीं है वोटर्स के साथ। और हमने ये भी कल बयान किया था कि वोटर को उस दिन पोलिंग स्टेशन तक लेके आना पूरी एक साइंस है, और वो साइंस जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल वर्कर्स ही अप्लाई कर सकते हैं। वो वकला कैसे कर पाएंगे, ये अभी हमारी यानी समझ से बालातर है। ठीक हो गया, बड़ी अहम बात है जो अलीमा खानम कर रही हैं। मैं उस तरह बात करूँ, लेकिन एक और छोटी सी बात और कर लें, वो ये कि हमने पहले शुरू में कहा कि अच्छा हो गया कि उनको बल्ला मिल गया है, वरना पूरे के पूरे इलेक्टरल प्रोसेस को उन्होंने
मातून कर देना था उसकी वो धज्जियां बिखरनी थी सोशल मीडिया के ऊपर कि पूरी दुनिया हमारा मजाक भी उड़ाती है, क्योंकि उन्हें मजाक उड़ाने में पाकिस्तान के एज ए कौम और एज ए मुल्क बड़ा मजा आता है। अब आ जाइए जनाब अलीमा खान साहिबा के ऊपर। जी वो कहते हैं इमरान खान का नाम लेकर जी उन्होंने उनके कोट्स जो हैं वो सुनाए हैं। पहली बात तो ये है कि उन्होंने जो मेन बात की वो ये है कि इमरान खान ने मुझे पैगाम देकर भेजा है कि मुझे अगस्त 2022 में जनाब बाजवा ने बुलाया और ऑफर दी कि रजीम चेंज के खिलाफ एहतजाज बंद कर दो तो 2/3 अक्सरियत देंगे। मुझे इस बात की समझ में नहीं आती कि ये किस बात का उनका यकीन करें और किस बात को उनकी झुटलाएं। साइफर वाले के केस सबसे पहले उन्होंने कहा कि मेरी हुकूमत गिराई यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने जी, और उसमें फौज जो है वो मुलव्वस थी, याद है आपको? जी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं अमेरिका का तो इसमें कोई कसूर नहीं है। वो जो बात मैंने की थी दैट इज बिहाइंड माय बैक, ये तो मीर जाफर और मीर सादिक जो थे उन्होंने लोकली इंडिजिनस साजिश जो है वो की थी मेरे खिलाफ। तो जब वो ये साजिश कर रहे थे जी, तो ये ऑफर कौन कर रहा था उनको, ये मेरी समझ में बात नहीं आई। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचने में मजबूर हूँ कि हम तो इमरान खान साहब को ही यू टर्न का बादशाह समझते थे और सुबह वो कुछ कहते थे, दोपहर को कुछ कहते थे, शाम को कुछ कहते थे। लेकिन लगा ये कि जो अलीमा बाजी हैं वो अपने छोटे भैया से 2 हाथ आगे निकल गई हैं और जिस किस्म की गुफ्तगू उन्होंने की है, लीडरशिप क्वालिटीज आ रही हैं। मतलब अगर आप अब ज़ाहिर है अपनी पार्टी के लीडर से अगर वो इम्प्रेस होंगी तो फिर इसी तरह की लीडरशिप आएगी। लेकिन सर मेरा सवाल आपसे ये है, जब आप पैदा हुए थे तो आप आज़ाद मुल्क में हुए थे या हम गुलाम मुल्क में पैदा हुए? देखिए गुजारिश ये है कि ये खान साहब जो हैं अगर आप उनकी उम्र के एतबार से उनको देखें तो वो यकीनी तौर पे आज़ाद मुल्क में ही पैदा हुए होंगे। 75 साल हो गया पाकिस्तान को आज़ाद हुए हुए, लेकिन चूँकि उन्होंने ज़ेब दास्तान के लिए कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन जो है वो इस्तेमाल करना होता है तो वो उन्होंने कर दिया है। मैं खुदा के सामने किसी से नहीं झुकूंगा, किसी के सामने नहीं झुकूंगा। अब मैं अगर इसकी मिसालें देने बैठूँ आपको तो आपको खुशगवार हैरत होगी, लेकिन हम इसको यहीं छोड़ देते हैं क्योंकि उन्होंने तो ये भी कहा था ना कि मैं अगर किसी से बातचीत करूंगा तो इससे बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूं। और अब वो तरले कर रहे हैं बातचीत करने के लिए सियासतदानों से भी और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से भी। आप एक वीडियो हमने देखी थी जो बड़ी वायरल हुई थी कि मैं थक गया हूँ इल्तिजा कर करके, दरखास्तें कर करके कि मुझसे खुदारा बात कर लें, कोई नहीं आता मिलने। ये अब इसके बारे में इससे ज़्यादा कुछ कहेंगे हम तो थोड़ा सा हम भी तजावुज़ कर जाएंगे हदूद से। लेकिन जो शख्स यू टर्न लेने को बड़े लीडरों की क्वालिटी महसूस करता हो, उसकी ज़हनी हालत के ऊपर सिर्फ आप रश्क कोर्ट्स में रश कर सकते हैं। हाँ जी, कोर्ट्स में रश कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब आ रहे हैं जनाब आप। हाँ, मैं यही कहने लगी थी, यू टर्न से मुझे याद आ रहा है एमकेएम का यू टर्न, जिन्होंने कल पूरे मीडिया में हमने प्रोग्राम किया, खबरें चलती रही जी, सीट एडजस्टमेंट, आज उन्होंने कहा कोई एडजस्टमेंट नहीं। देखिए गुजारिश ये है कि बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कोई प्रोग्राम शायद ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर जिक्र ना हुआ हो ये कि जनाब एमक्यूएम जो है वो 242 छोड़ने पर तैयार हो गई है। कुछ ना कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है। अच्छा। ये जो इस स्टेटेड पोजीशन से वापस गए हैं इसके पस मंजर में कुछ ना कुछ है और वो जल्दी सामने आ जाएगा, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ओके। देखिए गुजारिश ये है कि या तो आप ये एज्यूम कर लें कि कल जो रिपोर्टिंग हुई थी वो रिपोर्टिंग गलत थी और चूंकि रिपोर्टिंग गलत थी लिहाजा उसकी तरदीद कर दी गई। तरदीद के हवाले से हमने कह दिया कि उनको तो कल रात को ही चिल्ला पड़ना चाहिए था कि जनाब ये आप क्या कह रहे हैं। हाँ। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, आज याद आया। लेकिन बात आप याद रखिए, मेरे ख्याल से वो कहते हैं ना कि वी शुड स्टेट द फैक्ट्स। कराची की जितनी भी सीटें हैं उनके ऊपर अक्सर के ऊपर एमक्यूएम इलेक्शन जीत चुकी है, ठीक है। और मुझे ये समझ में नहीं आती कि जीती हुई सीट को वो कैसे सरेंडर कर देंगे, और ख़ास तौर से जब उसके ऊपर उनका एक पार्टी का स्टॉलवर्ट खड़ा हो जिसका नाम मुस्तफ़ा कमाल है। जो कराची के हवाले से एक और बात अर्ज़ करना ज़रूरी है वो ये कि सिर्फ एक लियारी की और एक मीर दही इलाके की जो सीटें थी, इन दो के ऊपर एमक्यूएम जो है वो हार जाती थी, बाकी सारी वो जीत जाती थी। जी। लेकिन अभी भी ये जो एडजस्टमेंट हुई है इसके अंदर उन्होंने मलीर दही की भी सीट छोड़ दी है और मलीर शहरी की भी सीट छोड़ दी है। तो ये भी बड़ी हैरान कुन बात है, लोग इसके ऊपर हैरत का इजहार जरूर कर रहे हैं। लेकिन सर वापस कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना उन्हें, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ज़ाहिर है गिव एंड टेक है ना जी, सियासत तो नाम ही गिव एंड टेक का है। अब आ जाइए जनाब, आप जरा थोड़ा वापस आए ना कराची से, जरा पंजाब में भी आए। पंजाब में आए, नवाज शरीफ साहब ने कहा है जो पार्टी के अंदर टिकटों की तकसीम के ऊपर काफ़ी मामला जात जो है उलझे हुए थे। एब्सोल्युटली। सॉरी, लाहौर में जो रहेल अस्कर साहब और एयाज सादिक साहब हैं
रोहेल असर साहब अपने इलाके के मनपसंद और हर दिल अजीज़ लीडर हैं। अयाज सादिक साहब भी लीडर यानी पार्टी के बड़े वेटरन लीडर हैं, लेकिन उनकी कुर्बत चूँकि रिश्तेदारी के एतबार से मियां शरीफ फैमिली के ज़रा थोड़े करीब हैं वो, तो इसलिए उनके लिए हमदर्दी जो है वो होना लाजमी है। लेकिन सुलह करा दी है ना, लेकिन ये सिर्फ नवाज शरीफ साहब ही करा सकते थे। अच्छा, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस इतना है इन लोगों पर सब, और ये सारे उनके बड़े पुराने साथी हैं। जी जी जी। तो हम तवक्को ये कर रहे हैं कि जिस तरीके से ये मसला उन्होंने हल कराया है, इसी तरह से उनको तलाल चौधरी वाला मसला भी हल करना चाहिए अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके, और इसी तरह से उन्हें हनीफ अब्बासी के हल्के के अंदर जो तनाज़ा है उसको भी हल करने की बुखारी साहब कोशिश अगर वो चाहिए। चाहें तो, क्योंकि अगर ये मसला हल हो सकता है तो व्हाई नॉट दीज कॉन्स्टिट्यूएंसी के उनको भी रिजॉल्व कर दिया जाए।